वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 22 मई 2026 है और आज 22 मई के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 1 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 21 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2019 में आधिकारिक मान्यता दी गई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में चाय के महत्व, चाय उद्योग से जुड़े करोड़ों लोगों की आजीविका तथा सस्टेनेबल जो टी जो सतत चाय खेती को बढ़ावा देना है। वर्ष 2026 में यह दिवस सस्टेनेबल टी फार्मिंग यानी टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल चाय खेती पर विशेष फोकस के साथ मनाया जा रहा है। चाय दुनिया के सबसे लोकप्रिय पेयों में से एक है और भारत, चीन, श्रीलंका तथा केन्या जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और भारत विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में शामिल है तथा असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है 2021 में 2026 को, तो उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी विकास और समावेशन को बढ़ावा देना और चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। ये थी थीम जो अभी 21 मई 2026 को जो बनाया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया उसकी ये थीम थी। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में रोम में सतत कृषि और ग्रामीण विकास सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में योगदान के लिए FAO एग्रीकोला मेडल किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी S जयशंकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली की राजधानी रोम में खाद्य एवं संगठन FAO द्वारा FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय रोम में है। यह संगठन विश्व भर में भूख मिटाने, कृषि सुधार और पोषण स्तर बढ़ाने के लिए कार्य करता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक खेती, डिजिटल कृषि, जैविक खेती, मिलेट्स को बढ़ावा तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। और इसका जो मेन फोकस रहता है तो वो हम कह सकते हैं कि इसका जो मेन जो FAO है उसका मेन फोकस किन चीज़ों पर रहता है? उसके मेन फोकस पॉइंट होते हैं खाद्य सुरक्षा का विस्तार, जलवायु अनुकूल कृषि, ग्रामीण सशक्तिकरण और इनोवेशन आधारित एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सब जो है इसके की फोकस पॉइंट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2026 के लिए IAEA के अंतर्गत रीजनल कोऑपरेटिव एग्रीमेंट की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। तो IAEA अर्थात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक प्रमुख संस्था है जिसका मुख्यालय वियना में स्थित है। यह संस्था परमाणु ऊर्जा में शांतिपूर्ण उपयोग, परमाणु सुरक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। RCA का मतलब होता है रीजनल कोऑपरेटिव एग्रीमेंट। एशिया प्रशांत देशों के क्षेत्र के देशों के बीच परमाणु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने का एक समझौता है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में परमाणु तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो हाल ही में भारत ने वर्ष 2026 के लिए IAEA के अंतर्गत RCA की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की है? वो की है श्रीलंका से। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में 68वीं APU गवर्निंग बॉडी मीटिंग कहाँ आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी टोक्यो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो हाल ही में 68वीं APU
एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी मीटिंग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक में एशिया प्रशांत क्षेत्र के कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एपी अर्थात एशियन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और कौशल विकास तथा आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय टोक्यो में स्थित है। इस बैठक में डिजिटल परिवर्तन, हरित विकास तथा सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत द्वारा इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करना क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती आर्थिक और कूटनीतिक भूमिका को दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा विश्व मेट्रोलॉजी डे। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी 20 मई, ऑप्शन सी 21 मई, ऑप्शन डी 22 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 मई। तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होने की स्मृति में मनाया जाता है। इस समझौते ने विश्व भर में माप एवं तौल की एक समान प्रणाली स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 2026 में भारत ने इस अवसर पर लीगल मेट्रोलॉजी में बड़े सुधारों तथा डिजिटल कॉम्प्लायंस से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है। इन सुधारों का उद्देश्य माप तौल प्रणाली को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और तकनीक आधारित बनाना है। लीगल मेट्रोलॉजी जो है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, व्यापार में सही माप तोल सुनिश्चित करने तथा बाजार में निष्पक्षता बनाए रखने का कार्य करती है। भारत में यह व्यवस्था उपभोक्ता मामलों के विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत संचालित होती है। तो विश्व मेट्रोलॉजी डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 20 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 18 मई, ऑप्शन सी 21 मई, ऑप्शन डी 25 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 21 मई। तो भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे हर वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। उनकी 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। इस दिवस का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा शांति, एकता और मानवता का संदेश फैलाना है। वर्ष 2026 में पूरे भारत में यह दिवस आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ जागरूकता थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। तो भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में शुरू हुए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। तो जो प्रगति एक्सरसाइज है वो कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है? मेघालय में। तो हाल ही में भारत के नेतृत्व में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 की शुरुआत मेघालय में हुई। इस सैन्य अभ्यास में 12 मित्र देशों की सेनाएं भाग ले रही हैं। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सहभागी देशों के बीच सैन्य सहयोग, सामरिक समन्वय, आतंकवाद विरोधी अभियान, आपदा प्रबंधन तथा संयुक्त युद्ध कौशल को मजबूत करना है। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी रक्षा साझेदारी और रणनीति संबंधों को मजबूत कर रहा है। जो एक्सरसाइज जो प्रगति है वो मेघालय में शुरू हुई है और इसके अंदर 12 देश जो फ्रेंडली नेशन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये स्टार्ट हुई है मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन के अंदर। इसके अंदर जो 12 देश हैं वो कौन कौन से हैं? वो 12 देश हैं भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है?
ऑप्शन ए 5.8%, ऑप्शन बी 6.0%, ऑप्शन सी 6.4%, ऑप्शन डी 7.2%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6.4%। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनाव, महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में धीमापन जैसी चुनौतियों को देखते हुए वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटाकर 6.4% कर दी है। हालांकि अनुमान में कमी की गई है, फिर भी इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में बना हुआ है। भारत की मजबूत घरेलू मांग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा विकास तथा सरकारी सुधारों को आर्थिक वृद्धि का प्रमुख आधार माना जा रहा है। तो जीडीपी जो है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का प्रमुख संकेतक होता है। यह किसी निश्चित अवधि में देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक लेबर चौक सिस्टम को बदलने के लिए श्रम मित्र ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने पारंपरिक लेबर चौक सिस्टम को आधुनिक और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य दिहाड़ी मजदूरों और श्रमिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना, पारदर्शिता बढ़ाना तथा श्रमिकों के शोषण को कम करना। पहले मजदूर कम काम की तलाश में लेबर चौक पर इकट्ठा होते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया मोबाइल ऐप के जरिए अधिक संगठित और आसान बनाई जाएगी। श्रम मित्र ऐप के माध्यम से एम्प्लॉयर्स और जो श्रमिक है सीधे जुड़ सकेंगे। इसमें श्रमिकों का पंजीकरण, कार्य विवरण, मजदूरी संबंधी जानकारी तथा रोजगार अवसर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? हरियाणा। हाल ही में केंद्र सरकार की परियोजनाओं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में देश का नंबर 1 राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र केंद्र सरकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन और प्रदर्शन के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बना है। यह उपलब्धि बुनियादी ढांचा विकास, परिवहन, ऊर्जा तथा उद्योग तथा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण प्राप्त हुई है। महाराष्ट्र भारत की प्रमुख औद्योगिक आर्थिक शक्ति माना जाता है। राज्य में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, मेट्रो और स्मार्ट सिटी जैसी अनेक बड़ी परियोजनाएं तेजी से विकसित की जा रही है। केंद्र सरकार की परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन समय समय पर विभिन्न मानकों जैसे समय पर कार्य पूर्ण करना, निवेश, रोजगार सृजन और विकास प्रभाव के आधार पर किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में देश का नंबर 1 राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। हमारा आज का जो विचार है वो है, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इस बात का संकेत होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता है। अगर सीधी बात करें तो यह है, इसका मतलब ये रहेगा कि समस्या आती हैं तो हमें घबराने या हार मानने के बजाय यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वह हमें क्या सिखाती हैं, या फिर वो हमसे क्या चाहती हैं। हो सकता है हमें अपनी सोच बदलनी हो, समय का सही उपयोग करना है, गलत लोगों से दूरी बनानी हो या अपने लक्ष्य के प्रति अधिक मेहनत करनी हो। तो घबराने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि वो समस्याएं हमें क्या सिखा रही हैं या हमसे वो क्या चाहते हैं। इसलिए समस्याएं रुकावट नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर दिशा देने वाली संकेत मानना चाहिए हमें। तो जब भी हमारे जीवन में कुछ समस्याएं हैं तो हमें उनसे घबराना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि वो हमें क्या सिखा रही हैं और वो हमसे क्या चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।